राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। सर्वप्रथम हम लेते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास प्रशासन संबंधी कोई कार्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में सरकार के विभिन्न विभाग कार्य करते हैं। सरकार के सभी मंत्रालयों के अध्यक्ष मंत्री हैं। मंत्रालय मंत्री के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति केवल सरकारी तंत्र का अनुबंधक है, उसकी सत्ता केवल औपचारिक है। संघीय सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघीय सरकार के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में जोड़ा गया है कि संघीय मंत्रिमंडल जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के उपभोग में लाने के लिए परामर्श एवं सहायता देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के प्रशासन व्यवस्थापन संबंधी निर्णय की सूचना देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे मामलों में जिस पर केवल मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्रिमंडल में विचार हेतु रखने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, उन्हीं के संबंध में कार्यपालिका संबंधी अधिकार राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। राष्ट्रपति को केंद्र सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम निर्धारित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में कार्य विभाजन करता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे प्रधानमंत्री, संघीय सरकार के अन्य मंत्रियों, संघीय अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को कार्यरत न्यायाधीशों और मंत्रिमंडल का परामर्श अवश्य लेना होता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री मनोनीत करना पड़ता है। जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति किसी मनपसंद व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। उक्त नियुक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आयुक्तों, वित्त आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही विदेशों में राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। पिछड़े वर्गों की दशा जांच हेतु आयोग की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को मंत्रियों, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अटॉर्नी जनरल को संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपदस्थ करने का भी अधिकार है। और राष्ट्रपति के पास इस प्रकार विस्तृत कार्यपालिका शक्तियां हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। थैंक्स। राष्ट्रपति की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है विधि निर्माण की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति संघीय संसद का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और राष्ट्रपति की विधि निर्माण शक्तियों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। राष्ट्रपति संसद को आमंत्रित एवं स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है और यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करके राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। वह लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत भी करता है। राष्ट्रपति संसद में
बजट और पूरक बजट प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशें, संघीय लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है या संसद के समक्ष रखता है। देश की आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना आकस्मिक खर्चों के लिए सरकार को धन खर्च करने के लिए दे सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और पुनर्गठन या रिफॉर्मेशन संबंधी विषय पर व्यवस्थापन से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। वित्त विधेयक को यानी फाइनेंस बिल को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित धन विधेयक को या किसी भी मनी बिल के अतिरिक्त किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। राष्ट्रपति संसद के द्वारा मनी बिल के अतिरिक्त किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। संसद द्वारा दोबारा संशोधन सहित या रहित पास कर देने पर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयक जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख रखा है, वे भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है, राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है या उन्हें अस्वीकार भी कर सकता है। 1995 में राष्ट्रपति ने उदाहरण के स्वरूप त्रिपुरा भू राजस्व और भू सुधार पर छठा संशोधन 1994 पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और प्रस्ताव को राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देने के लिए वापस लौटा दिया था। तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और ये ऑर्डिनेंस संसद के द्वारा पारित कानून की भांति प्रभावित होता है और ये अध्यादेश अगली संसद अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात समाप्त समझा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं अधीनस्थों की नियुक्ति संबंधी नियमों का निर्धारण या फिक्सेशन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान, फांसी की सजा को रोकना, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है अथवा दंड में परिवर्तन भी कर सकता है। राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग 3 प्रकार के दंडों पर कर सकता है। एक तो दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दूसरा दंड ऐसे मामलों में दिया गया हो जो केंद्र कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, और तीसरा यदि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो। चौथा है राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल और नभ का सर्वोच्च सेनापति होता है, परंतु वह सैनिक शक्तियों का प्रयोग विधि के अनुसार ही कर सकता है। युद्ध और शांति से संबंधित सभी कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है और न ही सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेज सकता है।
पांचवी महत्वपूर्ण शक्ति है कूटनीतिक या राजनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पावर। राष्ट्रपति विदेशों में धन देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते या बातचीत राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। संसदात्मक स्वरूप होने के कारण भारत में व्यवहार में भी ये तभी लागू होते हैं जब इन पर संसद अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है। इसी तरह से छठी महत्वपूर्ण शक्ति है संकटकालीन शक्तियाँ। संकट काल में राष्ट्रपति को बहुत विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग 3 परिस्थितियों में कर सकता है: युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से उत्पन्न संकट के समय, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो संकट उत्पन्न होता है उस समय, और वित्तीय संकट के समय। राष्ट्रपति की संकटकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में संविधान के प्रावधान में बहुत अधिक संशोधन एवं परिवर्तन होते रहे हैं और 42वें संशोधन के द्वारा संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है ताकि जो सरकार है वो उसमें निहित शक्तियों का भविष्य में दुरुपयोग न कर सके। 44वें संशोधन के द्वारा सन 1979 में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों से संबंधित अन्य कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।